लेफ्ट विंग। बाम का मतलब क्या है? बाम का मतलब क्या है? बाएं तरफ, इसको लेफ्ट भी कहते हैं। अब ये शब्द प्रयोग होता है उनके लिए जो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित है। इतना आप जानते हैं ना? ठीक है, जैसे रणदीप ने कहा है ना। अच्छा, ये शब्द आया कहाँ से? हमारे पास मेन मुद्दा ये है वामपंथ शब्द, क्योंकि हमारे बार बार आ रहा है कि नागार्जुन कैसे थे? वामपंथी विचारधारा के थे, है ना। या मुक्तिबोध कैसे वामपंथी विचारधारा के? क्योंकि वामपंथ शब्द आएगा ये तो आप क्लियर है कि मार्क्सवादी विचारधारा के हो, मतलब जो समाज के कमजोर तबके के हितों की बात करते हैं, ऐसे लोग वो है मार्क्सवादी विचारधारा के लोग। ठीक है, या जो सामाजिक समानता पे बात देते हैं। सामाजिक समानता पे कौन सी? आर्थिक समानता की अर्थ मतलब जो हमारा एक बना हुआ है ना पूंजीवादी ढांचा, इसमें क्या है? इसमें क्या है? गरीब बहुत ज्यादा गरीब है और अमीर बहुत ज्यादा अमीर है। ठीक है, तो ये क्या है? ये समाज में जो आर्थिक असमानता है, इसको क्या कहेंगे? आर्थिक असमानता। ठीक है, तो इसकी अर्थ के आधार में मतलब कोई असमान होना चाहिए, उसकी समानता की बात करता है। यानी कि किसकी बात करेंगे? जो मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, समाज के जो दबे कुचले वर्ग है, उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन इसके वामपंथ शब्द भी हमारे पास ये कहां से आया? अब इसको पढ़ते थोड़ा सा, इसलिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा इतिहास में। कहां से? जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? किसी को पता है? बताइए शाबाश। 1789। ठीक है, इसके लिए अगर है तो 5 मई 1789 को ये शुरू हुई थी। ठीक है, ठीक है जी। और कब तक चली है? 9 नवंबर कब तक? 1799 तक। ये पूरा जो टाइम पीरियड है ना, ये फ्रांसीसी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति इसके बीच में हुई, लेकिन ये शुरुआती पॉइंट है। ठीक है, अब हुई क्यों क्रांति? फ्रांस में क्यों क्रांति हुई? किसके खिलाफ हुई? किसी को पता है? फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? बताओ शाबाश। ये जो रेवोल्यूशन हुआ ना, ये हुआ वहां की राजशाही के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ? राजशाही समझते हैं ना, जहाँ पर राजा का शासन होता है। ठीक है, उनके खिलाफ हुई है। और किसने की? पहले हमारे पास मसला ये है कि हुई क्यों? वहां की राजशाही में ऐसा क्या हो गया था? वहां की राजशाही कैसे हो गई थी? अत्यधिक निरंकुश। कैसे हो गई थी? कैसे हो गई थी? निरंकुश, जिसको आप क्या कहते हैं? जिस पर अंकुश डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, निरंकुशता। तानाशाही, तानाशाही, तानाशाही भी कहते हैं। तो तानाशाही क्या है? अब यहाँ पे ये कंसेप्ट क्या है? जो उस समय फ्रांस के राजा थे, ठीक है, फ्रांस के सम्राट थे। एक आपने पढ़ा होगा लुई 16वां, लुई 14वां, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। तो ये था ना उस समय फ्रांस का लुई 14वां। ये क्या कहता था? ये कहता था मैं ही राज्य हूं और जो मेरे बोले गए शब्द है वही कानून है। तो सोचो कितना तानाशाह रहे होंगे ये शासक, जिसने ये कहा कि मैं आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य, और मैंने जो बोल दिया वही कानून है। ऐसा होता है कभी आजकल मैं बोल दूं या कोई बोल दे, कोई पॉलिटिशियन जो मैं बोलता वो कानून है? ऐसा तो नहीं होगा। कानून तो क्या है? संविधान के नियमों के अनुसार चलेगा। तो वैसे कोई संविधान जैसी कोई व्यवस्था वहां पे नहीं थी। जाहिर सी बात है, राजशाही में होता है, हमारे यहाँ राजतंत्र रहा है। तो जो राजनीति सर्वेश्वर सर्वा होता था, तो उसके आगे कोई नहीं बोल सकता। ना कोई न्यायालय था, ना कोई कोर्ट था, ना कोई थाना था, ना कोई कचहरी थी। जो राजा ने बोल दिया वही होता था। किसको लटका दो सूली पे तो लटकाना पड़ता था। तो यहाँ पे भी क्या है? लुई 14वां क्या कहते हैं? मैं ही राज्य हूं और मेरे बोले गए शब्द क्या है? कानून है। ठीक है, फिर लुई 14 के बाद एक और शासक हुआ लुई 16वां, जिसका संबंध किससे है? फ्रांस की क्रांति से। ये जो रेवोल्यूशन हुआ ये इसके समय हुआ, लुई 16वां जब था। ठीक है, अब लुई 16वां क्या बोलता है? हुआ क्या उस समय? यह जो था ये था राजत्व का दैवी सिद्धांत। एक आप चीज पढ़ते हैं हिस्ट्री में, इसका मतलब क्या है? कि जो राज्य है वो क्या है? ईश्वर की रचना है, और जो राजा है वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है। वो जो राजा जो शासन कर रहा है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? भगवान का, ईश्वर का। ये था राजत्व का दैवी सिद्धांत। समझ आ रही बात? ठीक हो गया। अब उस समय हुआ ये दरअसल इसके समय समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। कितने वर्गों में बटा था? 3। ये बात करें फ्रांसीसी क्रांति से पहले की कि चला क्या था? आई एम द स्टेट क्यों कहा इसने? या मेरे बोले गए शब्द कानून है। और ये क्या है? मतलब ये धरती पर राजा का, ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब कब कर रहा है? शासन लोगों पे। इनकी ये विचारधारा थी। ये खिलाफा था
राजत्व का दैवी सिद्धांत क्या कहलाता था? तो मैंने कहा कि समय के बाद होने बैठा हुआ था समाज नंबर 1, इसको स्टेट कहते थे। क्या कहते थे? ठीक है, पहला क्या था? पहले को कहा क्लर्जी, ठीक है, यानी कि पादरी वर्ग जो था। पादरी कौन होते हैं? चर्च में जो होते हैं, जो चर्चों में पूजा पाठ में जैसे हमारे पुजारी होते हैं वो इसमें वो होते हैं क्लर्जी में, पादरी वर्ग। ठीक है। दूसरा क्या था? दूसरा था नोबिलिटी। क्या था? नोबिलिटी का मतलब क्या है? जो अभिजात्य वर्ग है वहां का। इसको क्या शब्द दिया गया है? इसकी बात पढ़ते हैं, कुलीन। यस सर। इसमें थे राजा वगैरह सारे जो पैसे वाले, जो जिसको आप आज पूंजीपति कहते हैं। कौन सी क्लास में थे? कुलीन वर्ग। कुलीन लोग। अब तीसरा वर्ग क्या था? ये था बेचारा हम जैसे लोग जो है। कौन? इसको कहा गया कॉमनर्स। क्या कहा गया? जो सामान्य लोग हैं, यानी कि जनसाधारण। अब यहाँ इस तंत्र में ना जो समाज में 3 क्लास थे ना उस समय फ्रांस में, इसमें पिस कौन रहा था? इनकी तो मौज थी, ये तो धर्म के ठेकेदार थे, पादरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोली गया है कि जो राज्य है वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? क्या है वो ईश्वर की रचना है, भगवान ने बनाया उसको रूल करने के लोगों पे, और जो राजा है वो उसका रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये थॉट कहाँ से आया होगा? इन्होंने किया होगा ना। समझ आ रही बात? तो ये तो बहुत ऊंचा स्थान रखते समाज में पादरी लोग, पादरी साइड में होते हैं। तो ये कुलीन के बाद की सब इसमें सब पैसे वाले विजात वर्ग, ये आम लोग हैं, इनका वो शोषण हो रहा था। इन्होंने किया ये रेवोल्यूशन कॉमन लोगों ने। किसके खिलाफ? इसके खिलाफ, राजशाही के खिलाफ। समझ आ रही बात? अब क्या हुआ? इसमें एक जो फ्रांसी क्रांति में सबसे बड़ा चेहरा था वो था ये नेपोलियन। सुना नाम? यस सर। बोनापार्ट। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त। गुप्त वंश में एक राजा हुए हैं समुद्रगुप्त, वो क्या कहलाते हैं? भारत का नेपोलियन। तो ये सेनापति था, मतलब फ्रांस की सेना में था ये बंदा। समझ आ रही बात आपको? तो इसने बहुत वीरता का परिचय दिया, मतलब फ्रांस की क्रांति बहुत अदम्य साहस से लड़ाई है। ठीक जैसे समुद्रगुप्त लड़ा होगा यहाँ पे, इसलिए भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। तो ये था। अब क्या हुआ? क्रांति हुई, जैसे परसों चौथ नेपाल में हुआ, आपने देखा, वहां भी ये चीज है। वहां भी कौन है वो लोग? जनसाधारण। किसके खिलाफ है? इनके खिलाफ है। बाकी का कंसेप्ट चला है, क्योंकि बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन ये जो काम बेरोजगार है, युवा है, वो क्या है? बेरोजगार। इसलिए वो स्टूडेंट सारे सड़कों पर उतर गए और वो सब हो गया। नेपाल में तब पलट हो गया, बन गए ना अंतरिम प्रधानमंत्री। वहां कौन बने? नेपाल के प्रधानमंत्री कौन बने परसों? श्रीमती सुशीला, वो चीफ जस्टिस रही है नेपाल की, रिटायर हो चुकी हैं। तो वो उसके बाद अब इलेक्शन होंगे वहां से, वो अंतरिम कैसे बने वो फिलहाल। तो लग गया पता इनके द्वारा इन 2 वर्गों के खिलाफ हो रही, फिर क्रांति होगी। इनको क्या है? सत्ता से दखल कर दिया गया। और कौन बना नेपाल सॉरी वहां का फ्रांस का काउंसिल? नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, समझ आ रही बात? ठीक है। तो अब हुआ क्या? अब जब राजशाही खत्म होगी, फिर की अच्छा फ्रांस की क्रांति में जो समय के थिंकर थे ना, उनका भी उतर रहा है। उसमें कौन कौन थे? रूसो थे, मोंटेस्क्यू थे, सुना है नाम आपने? यस सर। और वोल्टेयर थे। तो रूसो ने एक बुक लिखी है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है रूसो ने। उसमें क्या बात की इन्होंने किस चीज की बात की? व्यक्ति की स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुत्व की। ठीक है, कि व्यक्ति को तो स्वतंत्रता थी नहीं, जो राजा बोल रहा है वही करना पड़ रहा है सबको। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे आवश्यक हो, इन लोगों ने क्या है? अपनी जो थॉट ने दिया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से इस क्रांति को क्या है? जन जन तक पहुंचाया। इसलिए बोलते ना कि रूसो की रचनाओं ने क्या करी थी? फ्रांस में रेवोल्यूशन ले आए थे ये, सबसे पहले उन्होंने बात की है। ठीक है, अब हुआ क्या हमारे पास? अब जब बात हुई कि अब क्या करना है आगे, ठीक है जी, क्रांति सफल हो गई, राजा को पद छोड़ना पड़ा, अब क्या किया जाए? तो अब कुछ व्यवस्था तो चाहिए समाज को चलाने के लिए, कुछ संविधान जिसको हम कहते हैं आज के समय में। ठीक है, अब क्या हुआ? एक मीटिंग बुलाई गई जो फ्रांस की नेशनल असेंबली थी, जैसे हमारी संसद है। समझ आएगा? ठीक है, ये चेयर है तो पिठालीश है जिसपे बैठा हुआ है, उसकी अध्यक्षता कर रहा है। ठीक है, इनकी ये बाईं तरफ है, ये दाईं तरफ है। ये चेयर है ना, मतलब जो मीटिंग को अध्यक्षता कर रहा है।
फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में वामपंथ शब्द आया था, से वहां जा रहा हूं मैं। तो जो चेयर के लेफ्ट साइड बैठे थे ना, वो थे एक जैसी विचारधारा के, समझ आई बात? वो कैसी विचारधारा के रहे होंगे? कॉमनर्स, जो आम जन साधारण थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे वो। कि क्या होना चाहिए समाज में, क्या होना चाहिए? गरीबों की आर्थिक सुरक्षा निर्धारित हो, ठीक है, और लोकतंत्र होना चाहिए, राजशाही नहीं होनी चाहिए। इन लोगों ने बोला, ये लेफ्ट विंग वाले थे, ठीक है। और इस समाज का होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, इसलिए मार्क्स ने भी कहा धर्म को अफीम का नशा, इस राजशाही को धर्म से स्वतंत्र करो पहले, तब तक तो ये होता रहेगा ऐसा, है ना। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र की बात की, जो लेफ्ट विंग में बैठे थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, धर्मनिरपेक्षता की बात की। किसकी धर्मनिरपेक्षता? राज्य की। व्यक्ति को मानता है धर्म, स्टेट का कोई धर्म ना हो तो उसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। और आर्थिक सुधारों का पक्ष रखा है उन्होंने, क्या आर्थिक सुधारों में गरीबों का शोषण ना हो। इस तरह की विचारधारा वाले जो लोग थे, वो किस तरफ बैठे थे? लेफ्ट साइड, बाईं साइड। इसलिए क्या कहलाया चलकर? वामपंथी, समझ आई बात? और जो राइट तरफ से बैठे उस तरफ को, वो किसका सपोर्ट कर रहे थे? वो कह रहे थे व्यक्तिगत पूंजी की। किसकी? व्यक्तिगत पूंजी। व्यक्तिगत पूंजी क्या है? पर्सनल पैसा, निजी पैसा होना चाहिए, ये इसके पक्षधर थे। समझ आ रही बात आपको? और अभिजात्यता के और परंपरावादिता, ये परंपरावादी थे। जब ये क्या थे? ये प्रगतिशील थे। जो लेफ्टिस्ट थे, ये क्या थे? प्रगतिशील। प्रगतिशील मतलब प्रोग्रेसिव विचारधारा, जो हमने कहा है ना, जो समाज की जो जड़ हो चुकी मान्यताएं हैं उनको ढूंढने का पक्षधर। ये थे परंपरावादी, अभिजात्यतावादी और व्यक्तिगत पूंजी का समर्थन करने वाले दक्षिणपंथी। तो ये कहलाए दक्षिणपंथी, ये कहलाए वामपंथी। यहां से चलो ये शब्द आगे चलकर ये सिद्धांत किसने अपनाए? कार्ल मार्क्स ने। समझ आ रही बात आपको? तो कार्ल मार्क्स क्या है? फिर उन्होंने मार्क्सवाद की थ्योरी दी, अपनी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या वर्ग संघर्ष की थ्योरी हमने पढ़ी कि समाज में दो क्लास है, शोषक और शोषित। तो वो उसके खात्मे की बात कर रहे हैं। तो वो सारे आदर्श यही है तो वामपंथ के, इसलिए मार्क्सवाद को क्या कहते हैं? वामपंथी भी कहते हैं, मार्क्सवादी भी कहते हैं। और इनको हम साहित्य में क्या कहते हैं? प्रगतिशील या प्रगतिवादी। क्या कहते हैं? प्रगतिवादी। तो इनकी जो सोच में प्रगतिशील थी, और जो दक्षिणपंथी थे उनकी सोच कैसी थी? कैसे थी? परंपरावादी थे वो। कैसे थे? वो नहीं छोड़ने के पक्षधर में थे। ये राजशाही हो गया या व्यक्तिगत पूंजी हो गया, है ना, या समाज में जो क्लास है वो रहनी चाहिए, इनका ही मानना था। किसका? दक्षिणपंथियों का। जबकि वामपंथी इसके खिलाफ थे कि समाज में कोई क्लास नहीं चाहिए, सबकी समानता की बात होनी चाहिए। और इसी का प्रतिफलन आगे चलकर किसमें हुआ? हिंदी साहित्य में। इसको किसने कहा? हमने इस तरह का जो लेखन हुआ, इस तरह का जो साहित्य रचा गया, वो किसमें पढ़ते हम? उस काव्य आंदोलन को क्या कहा गया? प्रगतिवाद। और उन कवियों को क्या कहा गया? प्रगतिवादी कवि या प्रगतिशील विचारधारा कवि या वामपंथी कवि। लग गया पता वामपंथी क्यों, कहां से शब्द आया? क्योंकि वो उस तरफ बैठे हुए थे सारे वहां पे राष्ट्रीय असेंबली में बाईं तरफ, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की, लोकतंत्र की बात कर रहे थे और राजतंत्र का विरोध कर रहे थे। स्टेट का धर्मनिरपेक्षीकरण होना चाहिए उसकी बात कर रहे थे कि स्टेट को कोई धर्म ना। तो ये सब चीजें जिसलिए यहाँ से वामपंथी शब्द आया है। आगे समझ सभी को? आप नहीं बोलेंगे वामपंथी शब्द कहाँ से आया, या वामपंथी या लेफ्ट विंग क्या है, राइट विंग क्या है। तो इनकी विचारधारा के आधार पर ये लेफ्ट विंग वाली विचारधारा कैसे रखते हैं, राइट विंग यानी कि दक्षिणपंथी कैसे विचारधारा रखते हैं। और ये शब्द कहाँ से आए हैं? फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली से, नेशनल असेंबली से। जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके बाद ये शब्द गढ़े गए हैं, जिसको आगे चलकर मार्क्सवाद कहा गया या मार्क्सवादी दर्शन कहा गया है। थैंक यू।